गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। बेटा मैट्रिसेस चल रहा था बेटा, हमारे लास्ट क्लास की बात करें तो बेटा हमने एडजॉइंट्स की प्रॉपर्टीज की बात कर ली थी। ठीक है, हम उसके बेटा क्वेश्चंस कर रहे थे। ठीक है, एडजॉइंट बात कर लिया था, इनवर्स बात कर लिया था, इनवर्स के हम क्वेश्चंस कर रहे थे। बेटा लास्ट क्वेश्चन जो बेटा हमारा हुआ था वो ये वाला हुआ था कि आपको एक इक्वेशन दे रखी थी। ठीक है ना, कैरेक्टरिस्टिक क्वेश्चन बोल सकते हैं या फिर क्या बोल सकते हैं, मैट्रिसेस पॉलिनोमियल इक्वेशन। ठीक है ना, तो बेटा आपको यहाँ से ए इनवर्स फाइंड आउट करना था। करने का तरीका मैंने बताया कि अगर कभी भी इक्वेशन आपके सामने आती है, इनवर्स आपको निकालना है एक ही टर्म में, तो पूरे इक्वेशन का ए इनवर्स से मल्टीप्लाई कर दो। जहां पे भी आई होगा वहां पे बेटा ए इनवर्स जनरेट हो जाएगा, क्योंकि आई इंटू ए इनवर्स ही होता है। क्लियर हुआ नहीं हुआ? चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है बेटा, अगर आपको कोई मैट्रिक्स दे रखी है 3 into 3 की, किसकी बेटा 3 into 3 की मैट्रिक्स दे रखी है इस तरह से कि बेटा कि डिटरमिनेंट ऑफ मैट्रिक्स एम है तो वो बेटा मुझे 1 दे रखा है। ठीक है ना, और मैट्रिक्स एम का ट्रांसपोज इनटू मैट्रिक्स एम, एम ट्रांसपोज इनटू एम बेटा आई दे रखा है। तो बेटा मुझे प्रूफ करना है डिटरमिनेंट ऑफ एम माइनस आई 0 होगा। ठीक है, चलिए बात करते हैं। बेटा पहली बात तो बेटा मुझे निकालना है डिटरमिनेंट ऑफ एम माइनस आई, डिटरमिनेंट ऑफ एम माइनस आई। ठीक है, तो बेटा मैं क्या करूंगा, मैं ऊपर वाली प्रॉपर्टीज को यूज करूंगा। तो देखो मुझे इसकी वैल्यू निकालनी है जो कि मुझे नहीं पता, मुझे सिर्फ एम की वैल्यू पता है। आप किसी भी तरह से या फिर तो उसको एम में कन्वर्ट करूं, बट हम जानते हैं डिटरमिनेंट के अंदर अगर प्लस माइनस होता है तो मैं उसे तोड़ नहीं सकता, सिर्फ मल्टीपल को तोड़ सकता हूं, प्लस माइनस को नहीं तोड़ सकता। तो मैं क्या करूंगा, अब ये देखो एक प्रॉपर्टी ये रही, दूसरी प्रॉपर्टी ये रही। तो बेटा यहां से मैं आई को क्या बोल सकता हूँ, बेटा यहां से मैं आई को बोल सकता हूँ एम टी इंटू एम बोल सकता हूँ। और अब अगर मैं ध्यान से देखूं बेटा, दोनों में से बेटा मेरा m कॉमन निकल जाएगा, दोनों में से बेटा मेरा m कॉमन निकल जाएगा। और मैं जानता हूं अभी क्या हो जाएगा, डिटरमिनेंट ऑफ m ब्रैकेट में i माइनस एम टी, ठीक है ना, m का ट्रांसपोज, तो m मेरा अलग हट जाएगा और बेटा ये मेरा अलग हट जाएगा। तो डिटरमिनेंट ऑफ m की वैल्यू तो बेटा मुझे ऑलरेडी क्वेश्चन में 1 दे रखी है। तो बेटा मेरे पास क्या आ गया, डिटरमिनेंट ऑफ m माइनस आई इज इक्वल डिटरमिनेंट ऑफ i माइनस एम टी, i माइनस एम टी। अब बेटा देखो अगर ये मान लो i माइनस एम होता तो मैं माइनस कॉमन ले लेता और दोनों मेरे सेम आ जाते, दोनों क्या आते, दोनों सेम आ जाते, फिर मैं उधर ले जाके इसको 0 प्रूफ कर देता। बट प्रॉब्लम ये कि बेटा ये एम्प्टी आ रहा है। अब एम्प्टी कैसे निकालूं, तो ट्रांसपोज की प्रॉपर्टी क्या होती है कि अगर ए ट्रांसपोज बी है, ए ट्रांसपोज है, और अगर मैं ट्रांसपोज बाहर निकालूंगा बेटा तो दोनों में से एक पे ट्रांसपोज लग जाएगा और वो हट जाएगा। ठीक है, और अगर मैं आई की बात करूं, आई की प्रॉपर्टीज क्या होती है ट्रांसपोज की, तो आई ट्रांसपोज इज इक्वल टू आई होता है, आपको ये भी पता होगा। इसका मतलब मैं अगर दोनों पे ट्रांसपोज लगाता हूं तो देखो मैं क्या बोल सकता हूँ, मैं इसको बोल सकता हूँ ये जो आई था, आई मैं जानता हूँ कि आई का ट्रांसपोज और आई सेम होता है, तो मैं इसको बोलूंगा आई ट्रांसपोज। उसके बाद बेटा पूरे फंक्शन में से बेटा मेरा ट्रांसपोज बाहर निकल गया। और हम जानते हैं डिटरमिनेंट ऑफ m और डिटरमिनेंट ऑफ m ट्रांसपोज बेटा दोनों इक्वल होते हैं, मतलब किसी भी मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट और उस मैट्रिक्स का अगर ट्रांसपोज का डिटरमिनेंट बेटा दोनों क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। तो बेटा मुझे यहाँ से क्या मिल गया, बेटा मुझे यहाँ से मिल गया डिटरमिनेंट ऑफ m माइनस आई इज इक्वल डिटरमिनेंट ऑफ i माइनस m। अगला काम क्या होगा, दोनों में से अगर मुझे दोनों को सेम करना है तो माइनस कॉमन लेना पड़ेगा। अगर मैं माइनस कॉमन लूंगा तो मुझे क्या मिलेगा, बाहर मिलेगा -1⁻3। याद है डिटरमिनेंट बताया था कि अगर कोई k मेरा बाहर निकलता है तो k⁻n बाहर निकलेगा। ठीक है ना, तो क्या निकलेगा -1⁻3, तो जो कितना हो गया नेगेटिव। तो बेटा ये इधर आया तो मुझे क्या मिल गया बेटा, 2 डिटरमिनेंट ऑफ i इक्वल टू 0, तो बेटा डिटरमिनेंट ऑफ m माइनस आई इक्वल टू 0 जो कि हमें प्रूव करना था। क्या समझ में आया, नहीं आया? पहला काम बेटा जो हमने यहाँ पे किया, वापस मैं आपको थोड़ा हम समझा रहा हूँ कि बेटा पहला काम हमने क्या किया कि सबसे पहले तो बेटा जो हमको दे रखा है वो मैंने डाल दिया। ठीक है ना, क्या दे रखा था कि आई, मुझे क्या दे रखा था, आई क्या दे रखा था, आई डालने में बेटा मेरे पास m कॉमन निकल गया था और बेटा मुझे i माइनस एम टी मिल गया था। ठीक है, अब यहाँ पे बेटा जो आपको सोचना है वो ये सोच रहा है कि डिटरमिनेंट कभी मैं निकालता हूँ तो डिटरमिनेंट किसी का भी m का डिटरमिनेंट और m ट्रांसपोज का डिटरमिनेंट बेटा इक्वल होता है। तो अगर मुझे m माइनस आई का निकालना है तो मैं चाहूँ तो m माइनस आई का निकालना चाहूँ तो बेटा मैं उसके ट्रांसपोज का निकालूंगा तो भी सेम आएगा। इसका मतलब अगर ये जो ट्रांसपोज m पे लगा हुआ है अगर वो बाहर निकल जाता तो मेरा काम हो जाता।
ठीक है ना। बट उसको बनाने के लिए मुझे आई पे भी ट्रांसपोज लगाना पड़ेगा, और आई की प्रॉपर्टी होती है कि आई इज इक्वल टू आई ट्रांसपोज होता है। तो बेटा आपको उल्टा सोचना पड़ेगा, ठीक है ना, जिससे कि आप पहुंच सको। देखो ये चीज बेटा थोड़ा प्रैक्टिस करोगे उसके बाद ही आ पाएगी, ठीक है। जिससे कि प्रैक्टिस की बात क्यों बेटा, जिससे कि आपको याद रह सके। ये क्वेश्चन था, ट्रांसपोज करना था, आंसर आ गया। ये क्वेश्चन था, डिटरमिनेंट है, डिटरमिनेंट अगर इक्वल है, ट्रांसपोज बाहर आना चाहिए, बाहर आने के लिए मुझे अंदर दोनों पे ट्रांसपोज लाना पड़ेगा। कैसे लाऊं, मेरी टेंशन। एम पे तो है, अब बच्चा आई ठीक है ना। तो आई पे लाने के लिए आई इज इक्वल टू आई ट्रांसपोज होता है, मेरा एक लाइन में आंसर आ जाएगा, ठीक है ना। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्या क्वेश्चन बोल रहा है बेटा, आपको ए दे रखा है 1 0 0 2 1 0 3 2 1, ठीक है। आपको ए इनवर्स फाइंड करना है। जो पहली बात तो बेटा ये जो मैट्रिक्स है बेटा, ये लोअर ट्रायंगल मैट्रिक्स है। कौन सी? लोअर ट्रायंगुलर, ठीक है। बेटा ध्यान रखना, ट्रायंगुलर मैट्रिक्स का एडजॉइंट भी ट्रायंगुलर होता है। क्लियर हुआ नहीं हुआ? चलिए, तो एडजॉइंट ऑफ ए अगर हम निकालेंगे तो पहले तो ए का आएगा। जब मैं 1 का लूंगा तो देखो 1 इंटू 1 -0 तो 1 आ जाएगा, ठीक है। जब मैं बेटा इसका 0 का लूंगा, ठीक है ना, तो हम कोफैक्टर की बात करते हैं। कोफैक्टर की, कोफैक्टर का मतलब क्या होगा? देखो ये रो गायब और ये रो गायब, तो क्या होगा 2 इंटू 1 इंटू 0, तो कितना जाएगा? -2। याद है ना, कोफैक्टर में ये वाली टर्म नेगेटिव होती है, ये नेगेटिव होती है, ये नेगेटिव होती है और ये नेगेटिव होती है। बाकी सभी टर्म मेरी पॉजिटिव, मतलब बीच के ये चारों टर्म नेगेटिव, बाकी सभी टर्म मेरी पॉजिटिव। तो बेटा ये क्या मिल गया? -2 ठीक है। जब बेटा मैं इसका कोफैक्टर निकालूंगा लास्ट टर्म का, इसका, तो ये वाले एलिमेंट गायब, ये वाला एलिमेंट गायब, तो मुझे क्या मिलेगा? 2 इंटू 2 4, 4 -3 दैट इज 1। तो देखो ये आ गया बेटा मेरे पास 1। क्लियर? उसके बाद क्या होगा बेटा? अगला अगला निकालूंगा 2 का। जब बेटा मैं 2 का निकालूंगा तो देखो ये रो गायब होंगे, तो 0 0 ये दोनों एलिमेंट, आंसर क्या आएगा? 0। तो बेटा ये आ गया 0। क्लियर हुआ नहीं हुआ? जब बेटा मैं 3 का निकालूंगा तो 3 में भी सेम चीज होगी बेटी, ये दोनों 0 है, ये दोनों 0, तो ये से 0, ये से 0, ये भी 0, मतलब इधर भी मुझे क्या मिला बेटा? इधर भी मुझे मिला 0। देखो इधर भी देखो क्या है? 0। अगर मैं 2 का निकालता हूँ तो ये एलिमेंट होंगे, तो 1 इंटू 0 2 इंटू 0 बेटा फिर से क्या मिलेगा मुझे? 0। मतलब बेटा मेरे लोअर मैट्रिक्स के तीनों एलिमेंट 0 हो गए, ठीक है। ये दो मेरे निकल चुके हैं बच्चे, ये तीनों। 1 का क्या होगा? 1 की बात करता हूँ, चलो बात कर लेते हैं बेटा। 1 का हो जाएगा 1 इंटू 1, तो बेटा ये आ गया 1, ठीक है। जब बेटा मैं इस 1 की बात करूंगा, इसमें भी क्या होगा? देखो 1 इंटू 1 बाकी 0, तो बेटा ये भी आ गया 1, ठीक है। लास्ट बेटा मेरे पास एलिमेंट रह गया 0, तो इस ये गायब, ये गायब, तो 1 इंटू 2 और 3 इंटू 0 कितना आएगा? 2। बट इधर मैंने कहा था ये वाला एलिमेंट में नेगेटिव होता है, तो ये कितना जाएगा बेटा? -2, ठीक है बेटा। ये तो आगे बेटा मेरे पास कोफैक्टर मैट्रिक्स। उसका क्या करूंगा? इस मैट्रिक्स का बेटा ट्रांसपोज निकालूंगा। क्या निकालूंगा? ट्रांसपोज। जो ट्रांसपोज निकालते हुए बेटा मुझे मिल गया 1 0 0 -2 1 0 1 -2 0। क्या क्लियर हुआ नहीं हुआ? क्या समझ में आया नहीं आया? बेटा देखिए ये मैट्रिक्स थोड़ा स्टैंडर्ड भी मान सकते हैं, क्योंकि 1 0 0 2 1 0 3 2 1, ठीक है। थोड़े स्टैंडर्ड हमने एलिमेंट यूज किए हैं, तो क्या मिला मुझे? वही वही लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स मिली। ये वाले सारे एलिमेंट 1, ये 1, और बेटा ये दोनों क्या हो गए बेटा? इस बार बेटा ये दोनों मेरे -2 हो गए, ठीक है ना। चलो बात करते हैं। अब क्या बोल रहा है बेटा? मुझे निकालना है ए इनवर्स। तो ए इनवर्स की बात अगर हम करते हैं तो ए इनवर्स कितना होता है? ए इनवर्स बेटा मेरे पास होता है एडजॉइंट ऑफ ए। क्या होता है बेटा? एडजॉइंट ऑफ ए अपॉन डिटरमिनेंट ऑफ ए। तो बेटा एडजॉइंट ऑफ ए बेटा मेरा निकल चुका है। क्या निकालूंगा? डिटरमिनेंट ऑफ ए, दैट इज दिस फंक्शन, ठीक है। तो बेटा जब मैं इसको सॉल्व करूंगा तो मुझे क्या मिलेगा? 1 इंटू 1 इंटू 1 दैट इज 1। क्लियर? जब आप इसको सॉल्व करोगे तो बेटा आपको ये आंसर आ जाएगा, ठीक है। क्योंकि बेटा देखिए आज निकालना चाहो तो लॉलीपॉप है। देखो पहले इसकी कॉरस्पॉन्डेंस करूंगा, तो देखो ये गायब 1 इंटू 1, ठीक है, ये तो 0 हो ही जाएगा, ठीक है। उसके बाद बेटा जब बाकी दोनों की कॉरस्पॉन्डिंग करूंगा बेटा, तो बाकी दोनों 0 इंटू समथिंग 0 हो जाएगा, 0 इंटू समथिंग 0 हो जाएगा। तो मुझे क्या मिलेगा? सिर्फ मेरी जो डायगोनल एलिमेंट्स है उनका मल्टीप्लिकेशन मिलेगा। तो ध्यान रखना बेटा, जो आपकी लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स होती है या अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स होती है बेटा, उसमें हमें सिर्फ डायगोनल के एलिमेंट्स का मल्टीप्लिकेशन ही उसका डिटरमिनेंट होता है, बाकी सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। अगर ध्यान रखना, अगर कभी आपकी ट्रायंगुलर मैट्रिक्स थोड़ी कॉम्प्लेक्स भी आ रही है और आपको उसका डिटरमिनेंट निकालना है, इसका मतलब मैं सिर्फ डायगोनल्स का मल्टीप्लाई कर दूं, बाकी की रिक्वायरमेंट नहीं है। तो बेटा मेरा आंसर क्या आ गया? ए एडजॉइंट अपॉन ए। तो बेटा मेरा आंसर आ गया 1 0 0 -1 1 0 1 -2 1 इंटू 1 अपॉन 1।
क्लियर हुआ नहीं हुआ? तो देखो नोट में डाला हुआ, एडजॉइंट ऑफ ट्रायंगुलर मैट्रिक्स इज आल्सो ट्रायंगुलर, डिटरमिनेंट ऑफ ट्रायंगुलर मैट्रिक्स इज प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल एलिमेंट। ठीक है ना? चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्या क्वेश्चन बोल रहा है बेटा, इफ ए इज इक्वल टू वापस बेटा 1 0 0 2 1 0 3 2 1 and u1 u2 are two matrices such that a u1 is equal to 1 0 0 a u2 is equal to 0 1 0 then find u1 plus u2। बेटा जेई का क्वेश्चन है वाला। ठीक है, करने के कई सारे तरीके। पहला तरीका क्या होगा बेटा, a into u1 is equal to 1 0 0। तो बेटा u1 कितना हो गया, a इनवर्स 1 0 0। ठीक है, a इनवर्स निकालने का तरीका आपने अभी भी देखा था, बिल्कुल भी हार्ड नहीं था। एडजॉइंट निकाला, मॉड निकाल दिया, बेटा मेरा एडजॉइंट ये आ गया था। ठीक है, उसके बाद क्या होगा, दोनों का मल्टीप्लिकेशन, आपका आंसर आ जाएगा। क्लियर? देखो ये तो था मेरे पास 0 1 0 0 -2 1 0 1 -2 0। उसके बाद और ये क्या था 1 0 0। अब बेटा एक बात ध्यान रखिएगा, अगर बेटा मैं यहाँ पे सिर्फ एक एलिमेंट रख रहा हूँ तो बेटा इसकी पहली रो आएगी। ध्यान रखिएगा, अगर मैं इसका पहला एलिमेंट ले रहा हूँ बाकी दोनों जीरो, तो बेटा सिर्फ पहली रो आएगी। क्यों? क्योंकि हम जानते हैं रो इनटू कॉलम होता है, रो इनटू कॉलम होता है। तो जब मैं रो इनटू कॉलम करूंगा तो 1 इंटू 0 तो सिर्फ पहला एलिमेंट मिलेगा, बाकी दोनों एलिमेंट जीरो। जब सेकंड रो का कॉलम से मल्टीप्लिकेशन होगा तो सिर्फ पहला एलिमेंट मुझे 1 इंटू -2 मिलेगा, बाकी दोनों जीरो, और लास्ट में बेटा 1 इंटू 1 मिलेगा, बाकी दोनों एलिमेंट जीरो। क्या क्लियर हुआ नहीं हुआ? मतलब u1 जो मिलने वाला था बेटा वो मुझे इसकी इस रो, इस जो मेरे पास ए मैट्रिक्स है उसकी पहला कॉलम मिलने वाला था। क्यों? क्योंकि इसकी पहले रो में सिर्फ 1 था। अगर ये 2 होता तो पहली रो का पहले कॉलम का मल्टीप्लिकेशन 2 से हो जाता। क्या क्लियर हुआ नहीं हुआ? चलिए बात करते हैं। u2 की बात करें तो बेटा सेकंड एलिमेंट 1 है, इसका मतलब मुझे सिर्फ सेकंड कॉलम मिलेगा, मतलब 0 1 -2। तो देखो जब मल्टीप्लाई में तो मिलेगा 0 1 -2। उसका क्या करना है बेटा, दोनों को ऐड करना है। ऐड करने पे क्या मिला, 0 + 1 0 -2 + 1 -1 1 -2 -1। बेटा मेरा आंसर आ गया। जेई का क्वेश्चन है और आपने देखा होगा बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड। ठीक है ना? सिर्फ बच्चा कंफ्यूज कहां से होता है, सर u1 u2 कैसे निकालना, करने का तरीका वेरी वेरी इजी। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन बोल रहा है बेटा a इज इक्वल टू मैट्रिसेस ऑफ a इज इक्वल टू 2 -3 1 -1 देन फाइंड डिटरमिनेंट ऑफ 1005 -5 1002। ठीक है, इसको बेटा सॉल्व करना है। तो बेटा पहली बात तो बेटा जो दोनों में हाईएस्ट पावर जा रही है मैं इसको बाहर निकाल लेता हूँ। तो बाहर कितना निकलेगा, 1002 बेटा बाहर निकलेगा, अंदर बच्चे का बेटा मेरे पास ये वाला। ठीक है, अब चाहो तो पहले आप इसे कैलकुलेट कर लो, चाहो तो पहले आप इसे कैलकुलेट कर लो। तो पहले आप हम बड़ी वाली पावर को करते हैं। तो बेटा आपसे मैंने कहा हुआ कभी भी अगर आपको हैवी पावर का निकालना है तो बच्चा हैवी पावर के डिटरमिनेंट ऑफ ए निकाल लीजिए और उसको सॉल्व कर लीजिए। ठीक है, और डिटरमिनेंट अगर ए में निकालूंगा तो कितना निकलेगा, देखो बेटा 2 × -1 दैट इज -2। ठीक है, -1 × -3 दैट इज +3। क्या मिलेगा, +3। और बेटा ये कितना आ गया, ये आ गया 1। और 1 टू द पावर 1002 भी कितना होता है बेटा, वो भी मुझे बेटा 1 देता है। क्या क्लियर हुआ नहीं हुआ? इसका मतलब मुझे सिर्फ इसके सेकंड एलिमेंट का आंसर निकालना है। ना बेटा अगर कभी भी मैट्रिक्स के अंदर बड़ी बड़ी पावर की बात की हो तो डरने की बात नहीं है, पहला निकालो, उसके बाद कोई ना कोई सिमेट्री निकल जाती है, वहां से मेरा रिलेशन निकल जाता है। ठीक है, तो a - 5i की बात करेंगे। a बेटा मेरे पास ये रहा, 5i ये रहा, मुझे कितना मिलेगा, -3 -3 1 -6। तो बेटा मेरा आंसर आ गया 21। फाइनल आंसर कितना आएगा बेटा मेरे पास, फाइनल आंसर आएगा 20। क्लियर हुआ नहीं हुआ? चलिए आगे की बात करते हैं। अगला टॉपिक है बेटा सिस्टम ऑफ इक्वेशन इन मैट्रिसेस। बेटा देखिए सिस्टम ऑफ इक्वेशन की बात करें तो बेटा ये हम प्रॉपर्ली पढ़ेंगे डिटरमिनेंट के अंदर, आप पढ़ेंगे डिटरमिनेंट के अंदर। पर बेटा सिस्टम ऑफ इक्वेशन है जो मुझे बताता है कि मैट्रिसेस आखिर क्यों आए, कैसे आए। ठीक है, मैंने आपसे कहा भी था कि बेटा मैट्रिसेस का आना हमको आगे टॉपिक आएगा उस तरह हम एक्सप्लेन करेंगे कि मैट्रिसेस रियलिटी में है क्या। ठीक है ना, क्योंकि मैंने कहा था बेटा ये टूल है। क्या है ये टूल है किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व करने का। तो सर ये टूल आया कैसे हमने सोचा, तो उसको ही मैं आपको समझाता हूँ। बेटा देखिए, फॉर इक्वेशन ऑफ 3 इक्वेशन इन 3 वेरिएबल, मतलब हमने क्या किया, हमने एक इक्वेशन ली जिसमें 3 इक्वेशन थी, 3 वेरिएबल थे। तो बेटा अगर मैं इक्वेशन लेता हूं तो मुझे क्या मिलेगा, देखो ax plus a2y plus a3z is equal to d1, b1x plus b2y plus b3z is equal to d2, c1x plus c2y plus c3z is equal to d3। क्या क्लियर हुआ नहीं हुआ? अब उन्होंने क्या किया बेटा, सारे कोफिशिएंट को एक मैट्रिक्स में रखा।
और सारे वेरिएबल बेटा अलग से मैट्रिक्स में रख दिए गए, सारे कोएफिशिएंट a1 a2 a3 b1 b2 b3 c1 c2 c3 और बेटा सारे वेरिएबल x y z। और इसके आगे बेटा ये सारे एलिमेंट d1 d2 d3। अब आप खुद देखना बेटा, जब मैं मल्टीप्लिकेशन करूंगा तो क्या होगा, a1 into x प्लस a2 into y प्लस a3 into z। पहली इक्वेशन आई कि नहीं है, a1x a2y a3z। जब दूसरा करूंगा b1x b2y b3z, सेकंड इक्वेशन आ गई। जब तीसरा करूंगा तो थर्ड इक्वेशन आ गई। तो बेटा इससे क्या हुआ बेटा, मैंने जो इक्वेशन दे रखी थी उसको मैंने डिटरमिनेंट के फॉर्म में सॉल्व कर लिया। क्या क्लियर हुआ, नहीं हुआ? कैसे कर लिया? डिटरमिनेंट के फॉर्म में सॉल्व कर लिया। तो बेटा यहाँ पे अगर मैं बात करूं तो इसको मैं बोल दिया ए मैट्रिक्स। क्या बोल दिया? ए मैट्रिक्स। और बेटा ये तो मेरे वेरिएबल है ये, तो मैंने बोला a इंटू कैपिटल एक्स इक्वल टू बी। अब ये बेटा मुझे पता है, ठीक है। तो बेटा मैं x क्या होगा बेटा, मेरे पास x हो जाएगा a इनवर्स b। क्या हो जाएगा? a इनवर्स b। क्या क्लियर हुआ, नहीं हुआ? और बेटा एक बार जब मेरा x निकल गया तो बेटा मुझे 1 2 3 तीनों ही निकल जाएंगे। क्या समझ में आया, नहीं आया? अब बेटा देखो 3 वेरिएबल इक्वेशन को नॉर्मली सॉल्व करना टिपिकल हो जाता था। जो 3 थी, अगर मैं वेरिएबल्स को बढ़ा दूं 4 5 6 7 8 हैवी कर जाऊं बेटा, तो उस केस में इक्वेशन सॉल्व करना एक तरीके से इम्पॉसिबल सा हो जाता है, ठीक है। तो बेटा हम एक तरह से जो हमारी कंप्यूटर प्रोग्रामिंग होती है, जो हमारी हैवी कैलकुलेशन होती है बेटा, वहां पे हम उन इक्वेशन को सॉल्व करने के बेटा क्या निकालते हैं, उसको मैट्रिक्स में कन्वर्ट करते हैं और बेटा मैट्रिक्स के थ्रू हमारा आंसर निकाला जाता है। क्योंकि अभी हम ये जो पढ़ चुके हैं कि ए इनवर्स कैसे निकालना है और बी कैसे निकालना है, ठीक है। यहाँ पे एक बात और समझिएगा, हमने पढ़ा था बेटा डिटरमिनेंट सिर्फ स्क्वायर मैट्रिक्स का निकलता है, जैसे 3 into 3 4 into 4, ठीक है ना, 5 into 5 6 into 6। मतलब डिटरमिनेंट जो भी होगा बेटा वो ऑलवेज स्क्वायर मैट्रिक्स का ही निकलेगा, ठीक है। तो मैंने आपसे कहा था कि इसका रीजन भी हम बेसिक में बताएंगे कि मैट्रिसेस कैसे आई और वहां से डिटरमिनेंट हमने बनाया है तो कैसे बनाया। बेटा देखो कोई भी इक्वेशन होगी, अगर मान लो मेरे पास 3 वेरिएबल है तो बेटा 3 वेरिएबल को सॉल्व करने के लिए मुझे 3 इक्वेशन ही चाहिए। अगर 4 वेरिएबल है तो बेटा 4 वेरिएबल सॉल्व करने के लिए मुझे 4 इक्वेशन ही चाहिए। अगर मान लो 4 वेरिएबल है और 3 इक्वेशन है तो बेटा मैं एक्स वाई जेड की वैल्यू नहीं निकाल सकता। और अगर मैं एक्स वाई जेड की वैल्यू नहीं निकाल सकता, इसका मतलब मैं ए को भी नहीं निकाल सकता, क्योंकि अगर ए निकल गया, बी मेरा कांस्टेंट, तो एक्स वाई जेड निकल जाएगा। इसलिए बेटा डिटरमिनेंट सिर्फ तभी निकलता है जब मैट्रिक्स में ही स्क्वायर मैट्रिक्स हो, मतलब नंबर ऑफ वेरिएबल्स और नंबर ऑफ इक्वेशंस दोनों में ही बराबर। क्या क्लियर हुआ, नहीं हुआ? इसी वजह से डिटरमिनेंट बोलते हैं, डिटरमिनेंट स्क्वायर मैट्रिक्स का ही निकलता है और स्क्वायर मैट्रिक्स ही बेटा हमारे लिए सबसे ज्यादा काम है। आगे बढ़े, चलो आगे देखते हैं बेटा, समझते हैं बेटा। इसके बेसिस से बेटा हम बात करें तो बेटा हमारा कैलकुलेशंस क्या होती है बेटा, देखिए ये चीज हमारे आगे आएगा, ठीक है ना। डिटरमिनेंट के अंदर ये पूरा प्रॉपर्ली बताया जाएगा, सिर्फ हम यहाँ पे इंट्रोडक्शन पढ़ लेंगे कि सॉल्यूशन क्या होते हैं, कैसे होते हैं, ठीक है। तो बेटा अगर मैं इधर बात करूं तो देखो x क्या होता है, इस x ए इनवर्स क्या होता है, एडजॉइंट ऑफ ए इनटू बी अपॉन मॉड ए, ठीक है। तो बेटा मैं इसको इस तरह से लिख रहा हूं, a इनटू मॉड ए, सॉरी डिटरमिनेंट ऑफ a इनटू x इनटू एडजॉइंट ऑफ a इनटू b। बेटा देखो मैंने इसको दो फॉर्म में क्यों लिखा, अगर बेटा मेरा a जीरो हो गया तो बेटा जीरो कभी भी डिनोमिनेटर में नहीं होता। तो अगर बेटा मेरा फंक्शन में मॉड डिटरमिनेंट ऑफ a अगर जीरो आएगा तो बेटा मैं इस वाली फॉर्म को यूज करूंगा, और अगर नॉट जीरो आएगा तो बेटा मैं इस वाली स्टैंडर्ड फॉर्म को यूज करूंगा। क्या क्लियर हुआ, नहीं हुआ? क्योंकि बेटा मैं डिनोमिनेटर में जीरो नहीं ले सकता, ठीक है, पहली बात। तो अब बात करते हैं बेटा इसकी जो पूरी एनालिसिस होती है बेटा वो सिर्फ ए के ऊपर होती है, किसके ऊपर? डिटरमिनेंट ऑफ ए के ऊपर। डिटरमिनेंट ऑफ ए मुझे बताता है कि मेरी इक्वेशन कैसी होगी, सॉल्यूशंस भी कैसे होंगे, ठीक है ना। अभी आप बात करेंगे सॉल्यूशन कौन कौन से तरह के होते हैं, ठीक है ना। तो सबसे पहले बात करते हैं बेटा बेटा पहली बात तो बेटा जो डिटरमिनेंट ऑफ ए होता है बेटा वो दो तरह का होता है। अगर डिटरमिनेंट ऑफ ए मुझे जीरो दे रहा है, कितना दे रहा है? जीरो, तो बेटा मैं उसको बोलता हूँ सिंगुलर। क्या बोलता हूँ? सिंगुलर। अगर डिटरमिनेंट ऑफ ए बेटा मुझे नॉन जीरो देता है बेटा तो मैं उसको बोलता हूँ बेटा नॉन सिंगुलर। क्लियर हुआ, नहीं हुआ? क्या समझ में आया, नहीं आया? हाँ जी अब जरा समझना, तो बेटा पहले हम बात कर लेते हैं जब डिटरमिनेंट ऑफ ए जीरो हो। बेटा अगर बेटा डिटरमिनेंट ऑफ ए जीरो हो गया तो देखो जीरो इंटू एक्स, ठीक है ना, जीरो। हाँ बेटा मैंने कहा था अगर डिटरमिनेंट ऑफ ए बेटा अगर आपका जीरो हो जाता है तो देखो अगर ये जीरो हो गया तो जीरो इंटू एक्स क्या देगा बेटा? मुझे ऑलवेज जीरो देगा, ठीक है ना। तो बेटा यहाँ पे मेरी दो कंडीशन बनती है। पहली कंडीशन क्या बनती है कि एडजॉइंट ऑफ बी इंटू बी, मतलब जो मेरे पास ये मुझे जो एलएचएस दे रखा है बेटा, आरएचएस दे रखा है, एडजॉइंट ऑफ ए इंटू बी,
अगर बेटा ये जीरो होने से मना कर दे कि भैया मैं जीरो नहीं हूंगा, और हम जानते हैं ए जीरो, इसका मतलब ये ऑलरेडी जीरो हो चुका है, तो क्या कभी पॉसिबल है कि आरएचएस जीरो हो जाए, एलएचएस जीरो ना हो? ये कभी भी पॉसिबल नहीं हो। और अगर ये ऐसा हो रहा है, इसका मतलब इक्वेशन का कोई भी सॉल्यूशन नहीं है। तो बेटा अगर एडजॉइंट ऑफ ए, अगर डिटरमिनेंट ऑफ ए जीरो हो जाए और एडजॉइंट ऑफ ए इंटू एडजॉइंट बी बेटा अगर जीरो हो से मना कर दे, तो बेटा मेरा क्या आंसर आएगा? नो सॉल्यूशन। क्या आएगा? नो सॉल्यूशन। क्या क्लियर हुआ? नहीं हुआ? और मान लो ये कभी जीरो हो जाए, अब एक बात सोचना, या ये क्या होगा, या फिर जीरो होगा या जीरो नहीं होगा। अगर बेटा ये जीरो हो जाता है तो क्या होगा, तो भी जरा सोचना बेटा। अगर ये जीरो हो जाता है बेटा तो मेरे पास क्या होगा बेटा? तो देखो मैंने बोला जीरो जीरो इंटू एक्स इज इक्वल टू जीरो। तो बेटा मैं एक्स क्या लूं? तो बेटा मैं एक्स कुछ भी लूंगा बेटा मुझे जीरो ही मिलने वाला है, क्योंकि इधर भी जीरो है इधर भी जीरो है। जीरो से मैं कुछ भी मल्टीप्लाई करूं बेटा तो मुझे जीरो ही मिलने वाला है। मतलब एक्स के कितने सॉल्यूशन होंगे? इनफाइनाइट सॉल्यूशन होंगे। कितने होंगे बेटा? इनफाइनाइट सॉल्यूशन होंगे। क्या क्लियर हुआ? नहीं हुआ? कितने सॉल्यूशन होंगे? इनफाइनाइट सॉल्यूशन। क्या समझ में आया? नहीं आया? हाँ जी, कितने होंगे? इनफाइनाइट सॉल्यूशन। ठीक है ना। सेकंड केस क्या था बेटा? ए मेरा जीरो नहीं था, ए मेरा जीरो नहीं था। ए जीरो ना होने में बेटा क्या था मेरे पास? था बेटा एक्स इज इक्वल टू adjoint of A into B अपॉन डिटरमिनेंट ऑफ। ठीक है, तो बेटा इस केस में क्या था बेटा? ए मेरा जीरो नहीं है। अब अगर एडजॉइंट ऑफ ए, वापस हम वही खेल खेलेंगे बेटा, अगर एडजॉइंट ऑफ ए इंटू बी अगर जीरो हो जाते हैं, क्या हो जाता है? जीरो। तो बेटा इधर ये पूरा क्या बन जाएगा? जीरो बन जाएगा। तो x इज इक्वल टू जीरो। और बेटा x कैपिटल एक्स है बेटा, सिर्फ ओनली x नहीं है, कैपिटल एक्स में x y z तीनों थे। इसका मतलब बेटा x इज इक्वल टू y इज इक्वल टू z बेटा मेरे तीनों ही जीरो हो जाएंगे। क्या क्लियर हुआ? नहीं हुआ? अगर बेटा मेरा a जीरो नहीं है बट ये जीरो हो जाता है तो x y z तीनों ही जीरो मेरे हो जाएंगे। क्लियर हुआ? नहीं हुआ? हाँ जी। ठीक है। और चौथा केस क्या होता है कि बेटा ये मेरे जीरो ना हो, ये मेरे जीरो, ये जीरो ना हो। अगर बेटा ये जीरो नहीं है तो देखो x मेरा जीरो नहीं आएगा, ये कोई फाइनाइट वैल्यू देगा जीरो के अलावा। ठीक है ना। तो बेटा मैं इसको बोलता हूं यूनिक सॉल्यूशन। क्या बोलता हूं? यूनिक सॉल्यूशन। ठीक है। अब बेटा यहाँ पे आप एक बात समझना, देखो हमने लिखा है कि अगर ये जीरो हो जाए, ये जीरो हो जाए और ये ऑलरेडी जीरो है, इसका मतलब एलएचएस आरएचएस हो जाएगा, तो इनफाइनाइट सॉल्यूशन होंगे। ठीक है ना। और अगर ये जीरो ना हो तो बेटा नो सॉल्यूशन होगा। ठीक है ना। उसके बाद बेटा हमने यहाँ देखा था कि अगर ये जीरो हो जाए तो x को भी जीरो होना पड़ेगा, मतलब x y z तीनों जीरो हो जाएंगे, इसका मतलब सिंगल सॉल्यूशन, मतलब एक ही सॉल्यूशन आएगा। ठीक है ना। और अगर ये जीरो ना हो इसका मतलब जीरो के अलावा कोई और सॉल्यूशन आएंगे। ठीक है ना। अब बेटा यहाँ पे दो चीज समझिएगा बेटा। देखो यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे एक तो पहली बात तो सॉल्यूशन इनफाइनाइट कब होगा? अगर मॉड ए जीरो है तो बेटा मेरा दो ही आंसर पॉसिबल है, इनफाइनाइट या नो सॉल्यूशन। मतलब अगर कभी भी एग्जामिनर ने आपसे बोल दिया कि भैया कोई इक्वेशन है उसके इनफाइनाइट सॉल्यूशन है, तो बेटा आपको खुद ही सोचना पड़ेगा, इसका मतलब एग्जामिनर बोलना चाह रहा है कि भैया मेरा मॉड ए जीरो है। क्लियर हुआ? नहीं हुआ? डिटरमिनेंट ऑफ ए जीरो है। अगर उसने बोल दिया कि इक्वेशन का नो सॉल्यूशन है, इसका मतलब वो ये बोलना चाह रहा है कि डिटरमिनेंट ऑफ ए जीरो है। क्या क्लियर हुआ? नहीं हुआ? तो ध्यान रखना बेटा, अगर डिटरमिनेंट ऑफ ए जीरो है तो मेरे दो ही आंसर पॉसिबल है, नो सॉल्यूशन या इनफाइनाइट सॉल्यूशन। ठीक है ना। अगर जीरो नहीं है तो भी मेरे पास दो ही पॉसिबिलिटी है, या फिर तो सभी जीरो होंगे, या फिर बेटा उनमें से जो आंसर आएगा उनमें से कोई कुछ कुछ मेरे जीरो नहीं होंगे। एक्स वाई जेड में कोई एक आध दो एलिमेंट मेरे जीरो नहीं होंगे, अलग यूनिक एलिमेंट होंगे। ठीक है ना। तो बेटा यहाँ पे एक बात समझना बेटा, देखो मेरे पास सॉल्यूशन नो सॉल्यूशन, नो सॉल्यूशन और एक है सॉल्यूशन। अगर सॉल्यूशन आता है, हाँ जी, नो सॉल्यूशन और सॉल्यूशन, सिंपल सी बात है। ठीक है। सॉल्यूशन के अंदर बेटा हम बात करें बेटा, अगर मैं सॉल्यूशन की बात करूं तो बेटा सॉल्यूशन बेटा मेरे पास दो तरह के होते हैं। एक तो कितने कौन से होते हैं? इनफाइनाइट। क्या होते हैं? इनफाइनाइट। ठीक है, हमने पढ़ा था मॉडल के अंदर था। एक होता था बेटा नॉन इनफाइनाइट। क्या था? नॉन इनफाइनाइट। जो इनफाइनाइट ना हो मतलब मेजरेबल हो, जैसे मैंने बोला जीरो जीरो जीरो, या फिर
x इज नॉट इक्वल टू 0, LHS RHS कोई जीरो नहीं है, मतलब x की मुझे कोई फाइनाइट वैल्यू मिलेगी, ठीक है ना। तो बेटा अगर बेटा मेरे सॉल्यूशन इनफाइनाइट है बेटा तो मैं उसे बोलता हूँ इनकंसिस्टेंट। क्या बोलता हूँ? इनकंसिस्टेंट। और अगर फाइनाइट है बेटा तो मैं उसको बोलूंगा कंसिस्टेंट, ठीक है। तो सॉल्यूशंस के अंदर बेटा ये मेरा इनफाइनाइट था, मतलब बेटा ये हो गया मेरा इनकंसिस्टेंट, और ये दोनों क्या थे बेटा? फाइनाइट थे, मतलब ये दोनों क्या थे बेटा? कंसिस्टेंट थे। क्या क्लियर हुआ नहीं हुआ? पहली बात तो इनकंसिस्टेंट और कंसिस्टेंट। तो फिर से मैं वही बात बोलूंगा, एग्जामिनर ने बोल दिया सॉल्यूशन इनकंसिस्टेंट मतलब इनफाइनाइट, मतलब मॉड ए मेरा जीरो, डिटरमिनेंट ऑफ ए मेरा जीरो। उल्टा सोच रहा है, उल्टा, ठीक है ना। तो पहली बात हो, ठीक है। तो बेटा पहले बात करते हैं बेटा सॉल्यूशन, तो सॉल्यूशन की, उसके बाद हम सॉल्यूशन पे उतरते हैं। सॉल्यूशन दो तरह के, एक फाइनाइट एक नॉन फाइनाइट। फाइनाइट नॉन फाइनाइट को हम बोलते हैं इनकंसिस्टेंट, और फाइनाइट को बोल देते हैं बेटा कंसिस्टेंट, और सॉरी फाइनाइट को बोल देते हैं कंसिस्टेंट, ठीक है ना। बेटा कंसिस्टेंट का बेटा फिर से डिवीजन होता है बेटा दो तरह के सॉल्यूशन में, ट्राइवल और नॉन ट्राइवल। ट्राइवल वो होते हैं अगर सभी जीरो हो जाए। ट्राइवल क्या होता है? अगर सभी जीरो हो गए तो बेटा ट्राइवल, अगर सभी जीरो नहीं है तो नॉन ट्राइवल। ये क्या था बेटा? ये था इनकंसिस्टेंट, और बेटा मैंने इसको बोला था कंसिस्टेंट। क्या बोला था? कंसिस्टेंट। कंसिस्टेंट के बेटा फिर से दो केस बढ़ गए थे बेटा। ये हुआ था सॉल्यूशन और नो सॉल्यूशन में। इसमें सॉल्यूशन और नो सॉल्यूशन में, फिर फाइनाइट और नॉन फाइनाइट में। इसकी क्या थे बेटा? ट्राइवल और नॉन ट्राइवल, ठीक है ना। ट्राइवल क्या था? अगर बेटा x इज इक्वल टू y इज इक्वल टू z इज इक्वल टू अगर जीरो होता है इसका मतलब ट्राइवल है, और नहीं तो नॉन ट्राइवल, ठीक है। जैसे कि इसमें ये, इसमें सभी जीरो थे तो ये ट्राइवल था, और बेटा ये नॉन ट्राइवल था। तो बेटा ध्यान रखना कि अगर कभी भी एग्जामिनर ने बोल दिया कि भैया सॉल्यूशन मेरे ट्राइवल है, इसका मतलब एक्स वाई जीरो है, इसका मतलब एडजॉइंट ऑफ ए इंटू बी बेटा मेरा जीरो होगा। क्या होगा? एडजॉइंट ऑफ ए इंटू बी बेटा मेरा जीरो होगा। तो ध्यान रखना है बेटा, कई बार एग्जामिनर वर्ड्स बोल देता है, आपको उल्टा भी सोचना पड़ता है, ठीक है। इसके बारे में डीपली हम पढ़ेंगे किसके अंदर बेटा? इसके मैट्रिक्स के अंदर। चलिए बेटा, बेटा मैट्रिक्स कंप्लीट हो चुका है हमारा। प्रैक्टिस क्वेश्चन की बात कर लेते हैं, कुछ और क्वेश्चन की, थोड़ा और प्रैक्टिस के लिए। बेटा जैसे कि आपको दे दिया, ए आपको दे दिया है 1 1 1 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर 1 ओमेगा स्क्वायर ओमेगा फाइंड ए इनवर्स। थोड़ा बेटा ये सारे क्वेश्चन थोड़े अच्छे लेवल के होंगे, ठीक है ना। वेयर ओमेगा इज क्यूब रूट ऑफ यूनिट। बेटा क्यूब रूट ऑफ यूनिट क्या था? आपको याद है क्या? कॉम्प्लेक्स नंबर में हमने पढ़ा था, मतलब अगर सॉल्यूशन ऑफ एक्स क्यूब प्लस 1 का सॉल्यूशन बेटा हमारे पास था, याद है? तो ओमेगा क्यूब क्या था बेटा? 1 था, और क्या था बेटा? 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू 0, ठीक है ना। हाँ जी, x माइनस वन इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस वन इक्वल टू 0 की क्वेश्चन आंसर था हमारा, ठीक है। तो बेटा अगर मैं इसकी बात करूं बेटा, तो बेटा मुझे इन्वर्स निकालना है। इन्वर्स निकालने का मतलब पहली बात तो बेटा इसका मुझे मॉड निकालना पड़ेगा मॉड। तो बेटा अगर बेटा मैं इसका मॉड निकालूंगा तो मुझे मॉड कितना मिलेगा बेटा? मॉड मिलेगा 1 इंटू ओमेगा स्क्वायर इंटू ओमेगा की पावर 4, 1 इंटू ओमेगा स्क्वायर इंटू ओमेगा की पावर 4, माइनस अगेन 1 इंटू ओमेगा 1 इंटू ओमेगा इंटू 1 इंटू ओमेगा स्क्वायर, ओमेगा माइनस ओमेगा स्क्वायर। क्या क्लियर हुआ नहीं हुआ? पहली बात तो ये वाला एलिमेंट है, ये और ये, ठीक है। फिर कौन सा एलिमेंट लूंगा बेटा सेकंड के लिए? बेटा सेकंड के लिए ये गायब और ये गायब, तो ओमेगा इंटू ओमेगा स्क्वायर, और लास्ट में बेटा ओमेगा स्क्वायर इंटू ओमेगा, ठीक है ना। बेटा ये मेरे पास आ गया। अब बेटा यहाँ पे काम की बात क्या थी कि ओमेगा क्यूब बेटा 1 होता है, तो अगर ओमेगा क्यूब बेटा मेरा 1 है और पूरे में से अगर मैं ओमेगा का मल्टीप्लाई कर दूं तो बेटा ओमेगा 4 कितना हो गया बेटा? ओमेगा 4 बेटा मुझे ओमेगा ही मिल गया। क्या क्लियर हुआ नहीं हुआ? इसका मतलब बेटा मैं इसको वापस ओमेगा ही लिख सकता हूँ, ठीक है ना। क्या लिख सकता हूँ? ओमेगा। और बेटा अगर इसमें से मैं माइनस कॉमन ले लूं तो बेटा इधर भी क्या आ जाएगा? ओमेगा स्क्वायर माइनस ओमेगा, और बेटा ये हो जाएगा मेरा प्लस, और ये भी ओमेगा आ चुका है। तो बेटा तीनों को सम करने बेटा मुझे मिलेगा 3 इंटू ओमेगा स्क्वायर माइनस ओमेगा, दैट इज 3 इंटू ओमेगा माइनस 1। क्लियर? चलो अब बात करते हैं बेटा एडजॉइंट ऑफ ए की। तो बेटा अगर मैं एडजॉइंट ऑफ ए निकालूंगा तो फिर से वही बात इसके लिए करूंगा, तो ओमेगा स्क्वायर इंटू ओमेगा की पावर 4, और वो कितना हो जाएगा बेटा? आपको याद हो तो बेटा यही मेरे पहला C1 C2 है, C11 C12 C13। तो देखो ये बात है C11 C12 C13। क्लियर? हाँ जी, क्योंकि बेटा ये नेगेटिव ये मैंने आगे पीछे क्यों लिया? क्योंकि बेटा मैं यहाँ पे नेगेटिव इसके अंदर कंज्यूम करता हूँ, आपको पता है ना, तो फैक्टर में नेगेटिव साथ आता है, ठीक है। ऐसे बेटा मैं बाकियों के भी निकालूंगा बेटा, तो बेटा ये मेरे पास आ जाएगी बेटा मेरे पास पहली मैट्रिक्स अपनी, ठीक है ना। अब बेटा अगर बेटा मैं इसका डिवाइड करता हूँ, क्या करता हूँ बेटा? अगर बेटा मैं इसका डिवाइड करता हूँ बेटा इससे इससे, तो बेटा ये पूरी इक्वेशन बेटा मेरी किससे डिवाइड हो जाएगी? ये पूरी इक्वेशन बेटा मेरी इससे डिवाइड हो जाएगी। तो 1/3 कांस्टेंट बाहर रह गया, बाकी पूरी फंक्शन बेटा अंदर मल्टीप्लाई,
बाकी पूरी फंक्शन मेरा अंदर मल्टीप्लाई। तो बेटा जब मैं इसको इससे डिवाइड करूंगा तो 1 देगा, इसको इससे करूंगा तो भी 1 देगा, और इसको इससे करूंगा तो बेटा मुझे क्या देगा, 1 देगा। ठीक है, इसको जब इससे करूंगा तो भी क्या देगा, देखो ओमेगा स्क्वायर माइनस ओमेगा, वापस वही आ गया, तो ये भी 1 देगा, और इधर भी क्या मिलेगा, 1 मिलेगा। ठीक है, मतलब बेटा ये पूरी रो बेटा कट जाएगी, और बेटा ये पूरी रो में मुझे क्या मिलेगा, 1 मिलेगा। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं अंदर क्या मिलेगा। अंदर बेटा इधर की अगर मैं बात करूँ तो ये दोनों एलिमेंट कट जाएंगे, मुझे मिलेगा 1 अपॉन ओमेगा। क्या मिलेगा, 1 अपॉन ओमेगा। ठीक है, इधर अगर मैं बात करूं तो बेटा इसके फैक्टर हो जाएंगे 1 माइनस ओमेगा और 1 प्लस ओमेगा, तो बेटा ये मुझे यहाँ पे मिलेगा माइनस 1 प्लस ओमेगा अपॉन ओमेगा। ठीक है, सिमिलर बेटा मुझे यहाँ पे क्या, यहाँ पे भी क्या मिल जाएगा बेटा, माइनस 1 प्लस ओमेगा और बेटा 1 अपॉन ओमेगा। ठीक है, अब 1 अपॉन ओमेगा क्या होता है बेटा, 1 अपॉन ओमेगा होता है ओमेगा क्यूब इक्वल टू 1 था, तो 1 अपॉन ओमेगा कितना होगा, ओमेगा स्क्वायर। तो बेटा ये हो गया ओमेगा स्क्वायर, ये भी हो गया बेटा ओमेगा स्क्वायर। क्या क्लियर हुआ, नहीं हुआ, समझ में नहीं आया। और ये जो 1 प्लस ओमेगा था, तो बेटा हमारे पास क्या था बेटा, 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू 0, तो 1 प्लस ओमेगा कितना हो गया बेटा, माइनस ओमेगा स्क्वायर। और अगर बेटा मैं इसको यहाँ पुट करता हूँ बेटा माइनस ओमेगा स्क्वायर को, तो बेटा ये कितना हो जाएगा, माइनस इंटू माइनस ओमेगा स्क्वायर, दैट इज ओमेगा स्क्वायर अपॉन ओमेगा, दैट इज ओमेगा। तो बेटा ये भी ओमेगा हो गया, ये भी ओमेगा हो गया, तो बेटा मुझे वापस क्या मिल गई, वापस बेटा मुझे ए मैट्रिक्स मिल गई, जो कि बेटा मेरा आंसर क्या हो गया, 1/3 इंटू मैट्रिक्स ए। क्या क्लियर हुआ, नहीं हुआ क्वेश्चन। बेटा देखिए क्वेश्चन बहुत अच्छा है, क्यों बेटा, उन्होंने यहाँ पे क्यूब रूट ऑफ यूनिटी की प्रॉपर्टीज को यूज किया है, इसलिए बेटा थोड़ा मिक्स करके क्वेश्चन बना हुआ है, कॉम्प्लेक्स नंबर और क्यूब रूट ऑफ यूनिटी का बेटा मैंने कॉन्सेप्ट को मिक्स कर दिया है। ठीक है ना, चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है बेटा, इफ ए बी सी 1 minus b is a idempotent matrix, then find the value of a if bc is equal to 1/4। बेटा देखिए आइडेंपोटेंट मैट्रिक्स मुझे बोला हुआ है, इसका मतलब था बेटा a स्क्वायर इज इक्वल टू a, और आपको bc बेटा 1/4 बोला हुआ है, बाकी मुझे वैल्यूज फाइंड करनी है a मैट्रिक्स की। ठीक है ना, तो चलिए फाइंड करते हैं। आइडेंपोटेंट क्या होता है बेटा, a स्क्वायर इज इक्वल टू a, तो निकाल लेता हूँ, ये हो गया बेटा a इंटू a स्क्वायर इज इक्वल टू a। ठीक है, तो बेटा जब मैं मल्टीप्लाई करूंगा तो हम जानते हैं रो इंटू कॉलम, क्या होगा बेटा, रो इंटू कॉलम, मतलब पहली रो पहला कॉलम, तो क्या मिलेगा, a स्क्वायर प्लस बी सी। उसके बाद पहली रो दूसरा कॉलम, तो क्या मिलेगा बेटा, ए बी प्लस बी माइनस बी स्क्वायर। क्या क्लियर हुआ, नहीं हुआ। उसके बाद क्या बेटा बेटा मिलेगा, सेकंड रो पहला कॉलम, तो ए सी माइनस इस सेकंड एलिमेंट का सेकंड एलिमेंट से सी माइनस बी सी। ठीक है ना, उसके बाद सेकंड रो सेकंड कॉलम, तो बी सी प्लस 1 माइनस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू 0। ठीक है, अब बेटा अगर ये दो मैट्रिक्स अगर आपस में इक्वल हैं, इसका मतलब इनके कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट भी आपस में इक्वल होंगे। क्या क्लियर हुआ, नहीं हुआ, क्या होंगे, आपस में इक्वल होंगे। तो बेटा अगर बेटा मैं सॉल्व करता हूं तो मुझे पहली इक्वेशन क्या मिलेगी, ए स्क्वायर प्लस बी सी इक्वल टू ए, पहला एलिमेंट पहली रो। ठीक है, तो बेटा ए इधर आ गया, बी सी इधर चला गया, बी सी की वैल्यू बेटे मुझे 1/4 दे रखी थी, क्या दे रखी थी, 1/4। तो बेटा मुझे यहाँ पे क्या मिल गया, a माइनस ए स्क्वायर इज इक्वल टू 1/4। बेटा जब मैं क्रॉस मल्टीप्लाई करके सॉल्व करूंगा बेटा, तो मेरे पास आएगा 4a स्क्वायर माइनस 4a प्लस 1। तो बेटा यहाँ से मुझे a कितना मिल गया बेटा, यहाँ से मुझे a मिल गया 1/2। क्या क्लियर हुआ, नहीं हुआ, मतलब पहली इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए करने से बेटा मुझे a मिल गया 1/2। ठीक है, अब बात करते हैं बेटा दूसरी की। देखो इस वाली इक्वेशन का जब मैं इससे कंपेयर करूंगा बेटा, देखो c से c कट जाएगा, c से c कट जाएगा, bc की वैल्यू कितनी है बेटा, ac इज इक्वल टू bc, तो बेटा c से c कट गया, तो मुझे मिल गया a इज इक्वल टू b, a इज इक्वल टू b, और a कितना था 1/2, तो यहाँ से बेटा मेरा b भी निकल गया। अब देखो bc मुझे पता है, b पता है, a पता है, क्या a निकल जाएगा, क्या c निकल जाएगा, c निकल बेटा मेरे पास फाइनल आंसर आ जाएगा, जो मेरी बेटा मेरी मैट्रिक्स बन जाएगी। क्या क्लियर हुआ, नहीं हुआ। बेटा देखो क्वेश्चन फिर से अच्छा क्वेश्चन है, क्यों, आइडेंपोटेंट वर्ड यूज किया हुआ है, नया कॉन्सेप्ट यूज किया हुआ है, करना कुछ नहीं है, जो बोला है वो करो, कंपेयर कर दो, फिर आंसर आ जाएगा। मैट्रिक्स की खास बात ये है कि जो बोला है वो करते जाओ, आपका आंसर आ जाएगा अल्टीमेटली। ठीक है ना, चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। इफ ए इज इन्वोल्यूटरी मैट्रिक्स दैट प्रूव दैट 1/2 i प्लस a इज आइडेंपोटेंट मैट्रिक्स। ठीक है ना, तो बेटा मान लेते हैं कि देखिए पहली बात तो बोला इन्वोल्यूटरी है, इसका मतलब a स्क्वायर इज इक्वल टू i है, गिवन हो गया। ठीक है ना, और बेटा ये जो मैट्रिक्स है बेटा उसको मैंने मान लिया क्या, b मान लिया। ठीक है ना, तो पहली बात तो ये प्रॉपर्टी यूज करूंगा तो क्या होगा, अगर ये बेटा, हाँ जी, मुझे निकालना है आइडेंपोटेंट। ठीक है, तो मैंने क्या किया बेटा, इसका 2 बार मल्टीप्लाई कर दिया, क्योंकि आइडेंपोटेंट का मतलब क्या था बेटा, b स्क्वायर इज इक्वल टू b। ठीक है ना, तो बेटा अगर बेटा मैं इसका वापस आपस में इंटू करूं तो क्या मिलेगा, 1/2 i प्लस a इंटू 1/2 i प्लस a, 1/2 1/2 1/4 हो गया। इधर क्या मिलेगा बेटा, i इंटू आई स्क्वायर प्लस i इंटू a, उसके बाद a इंटू आई प्लस a इंटू a स्क्वायर।
क्या क्लियर हुआ नहीं हुआ बेटा? अब अगर इधर मैं ध्यान से देखता हूँ बेटा, तो देखो काम की बात समझना कि मेरे पास ये कितना हो जाएगा, आई स्क्वायर इज इक्वल टू आई हो जाएगा, ए आई इज इक्वल टू ए आई इज इक्वल टू ए। बट ए स्क्वायर क्या होगा बेटा? ए स्क्वायर बेटा मुझे ऑलरेडी दे रखा है, इन्वोल्यूटरी बचे ए स्क्वायर इज इक्वल टू आई बेटा मुझे ऑलरेडी गिवन है, तो बेटा आई पुट कर दूं तो बेटा मुझे यहाँ से मिल गया 2i प्लस 2a, दोनों में से 2 कॉमन लेके कट गया, दैट इज 1/2 i प्लस a, जो कि वापस क्या है, ये आ गया। तो मैं इसे क्या बोलूंगा, आइडोपोटेंट मैट्रिक्स बोलूंगा। क्या समझ में आया, नहीं आया? हाँ जी। चलिए अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है बेटा, A is a 3/3 matrix whose all entities is 0 और 1, मतलब एक मेरी मैट्रिक्स है 3/3, उसके सारे एलिमेंट बेटा 0 या 1 है, such that 5 entries are 1 and 4 entries are 0। मतलब बेटा एक मैंने मैट्रिक्स बनाई है जिसके टोटल 9 एलिमेंट्स में से 5 एलिमेंट 1 है और बचे हुए 4 एलिमेंट बेटा 0 है, उसमें सिर्फ 0 और 1 है, बाकी कोई एलिमेंट नहीं है। अब क्या बोल रहा है बेटा, फाइंड नंबर ऑफ पॉसिबल मैट्रिक्स फॉर्म सच दैट A is a symmetric। काम की बात समझना, उसने क्या बोल दिया, ए सिमेट्रिक होनी चाहिए। सिमेट्रिक होने का मतलब डायगोनल के आगे पीछे सारे एलिमेंट सिमेट्रिक होने चाहिए। मतलब ये जो मेरी मैट्रिक्स होती है, डायगोनल के ये जो डायगोनल है, डायगोनल के इधर जो एलिमेंट है बेटा, उधर और इधर आपस में उनकी मिरर इमेज होनी चाहिए, ठीक है ना। तो बेटा ध्यान रखना, ऐसे क्वेश्चन कभी भी अगर आते हैं तो बेटा इसको ऑलवेज डायगोनल की अलोंग की एनालिसिस करना बजाय ट्रायंगल के, क्योंकि बच्चा कहता है कि सर ये मेरी ट्रायंगल है, ये सिमेट्रिसिटी इनकी मिरर इमेज होनी चाहिए, तो बेटा वो इसको ट्रायंगल को एनालाइज करने का ट्राई करता है, ठीक है ना। उस केस में हमारी कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ जाती है, क्यों, इसको भी एनालाइज करना पड़ेगा फिर इसको भी एनालाइज करना पड़ेगा। इससे बेटर ये हम एनालाइज करें बेटा डायगोनल के थ्रू, ठीक है ना। तो व्हेन डायगोनल्स हैव, अब देखो डायगोनल के थ्रू एनालाइज कर रहे हैं तो पॉसिबिलिटी क्या क्या बन सकती है कि डायगोनल के अंदर सारे 1 हो जाए, ठीक है। अगर सारे 1 हो गए तो देखो 5 में से बेटा मेरे 3 जा चुके हैं, बचे 2 1। अब 2 1 में से बेटा काम की बात समझना, जो डायगोनल फिल विद 1 1, तो एक ही तरीका होगा, सबको 1 1 1 बनना है, कुछ कोई सिलेक्शन नहीं है क्योंकि सारे 1 1 बनने, ठीक है। अब बेटा यहाँ पे 3 पोजीशन है, 3 पोजीशन में से बेटा एक पोजीशन मुझे 1 के लिए चाहिए। एक क्यों चाहिए बेटा, क्योंकि मैंने कहा था जो यहाँ बनेगा वही उसकी मिरर इमेज बेटा यहाँ बनेगी। तो एक 1 अगर यहाँ पे आएगा तो बेटा उसका ऑटोमेटिक दूसरा 1 बेटा यहाँ आ जाएगा। क्या क्लियर हुआ, नहीं हुआ? तो बेटा मुझे सिर्फ एक पोजीशन चुननी है, सेकंड ऑटोमेटिक बढ़ जाएगा। तो उसको चुनने का तरीका बेटा 3 पोजीशन थी, 3C1। क्या क्लियर हुआ, नहीं हुआ? और उसके बाद रिमेनिंग के लिए एक ही तरीका बचेगा। तो आंसर कितना है बेटा, इसका आंसर आया 3, मतलब 3 मैट्रिक्स इस तरह से पॉसिबल है। अगला पॉसिबल क्या होगा बेटा, कि बेटा जो मेरी डायगोनल है, हाँ जी, ये केस सेकंड, व्हेन ऑल 0 इन द डायगोनल, बेटा अगर मैंने सभी 0 डायगोनल में भर दिए, टोटल 0 कितने थे, 4, 3 भर दिए, कितने बचा 1। अगर एक 0 यहाँ पे है तो यहाँ पे 0 आ सकता है क्या, नहीं आएगा, मतलब सिमेट्रिक मैट्रिक्स नहीं होगी, मतलब इस वाले केस से कोई आंसर नहीं आएगा, नॉट पॉसिबल। अगला केस क्या होगा, 2 0 1 1, देखो तीनों 1 हो चुके, 2 0 तीनों 0 पॉसिबल नहीं था, अब 2 0 1 1, उसके बाद 1 0 2 1, ठीक है। तो अगर 2 0 1 1 की बात करूंगा तो देखो 2 0 1 1, तो बेटा 1 1 चुनना है, तो बजाय भिंडे की मैं 1 पर अटैक करता हूँ ना, ये 3 में से एक 1 है, बाकी तो ऑटोमेटिक 0 हो जाएंगे। तो 3 में से एक 1 3C1, क्योंकि 3 पोजीशन थी, एक 1 चुनना है और बाकी 1 क्यों, बचे हुए 2 के लिए, बचे हुए 2 में क्या बनना है, सिर्फ 0 ही बनना है, मेरे पास कोई और ऑप्शन भी नहीं है। क्या क्लियर हुआ, नहीं हुआ? अब देखो बच्चा बेटा ये वाला झुंड, ठीक है, 0 2 जा चुके हैं, 2 0 बचे हैं, और यहाँ पे पोजीशन कितनी है, अच्छा हम 1 से, हमने चूज क्या किया था बेटा, हमने 1 से चूज किया था, तो चाहो तो 0 से भी कर सकते हो, चाहो तो 1 से भी कर सकते हो। मान लो मैं बोलूंगा कि मुझे 0 बननी है, तो क्या होगा, 2 0 बननी है, मतलब 1 0 बननी है। अरे याद है ना कि 4 में से 2 गई, बची कितनी, 2। अब 2 में से 1 1 डिवाइड होगी, 1 1 1 1 1 1 1, ठीक है। तो मुझे क्या करना है बेटा, एक चूज करना है, मतलब 3C1 चूज करना है। क्या करना है, 3C1, ठीक है। कब, सिलेक्शन ऑफ, यहाँ पे बेटा मैंने 1 का पॉसिबल वे बताया, अभी मैंने वो बताया मैंने आपको 0 का पॉसिबल वे, बट हम जानते हैं 3C1 और 3C2 बराबर ही होते हैं, याद है ना। इसलिए एक ही बात है कि चाहो तो आप 0 को अरेंज कर लो, चाहो तो आप 1 को अरेंज कर लो, बात एक ही है। 1 की बात करूंगा तो एक 1 यूज हुआ है, अभी भी 4 1 बाकी है, तो 4 में से 2 इधर 2 इधर, तो 3 में से 2 पोजीशन चुननी है मुझे 1 के लिए, तो बेटा क्या होगा, सिलेक्शन ऑफ 2 पॉसिबिलिटी इन लोअर ट्रायंगुलर टू फिल 1, तो क्या होगा 3C2। 1 क्यों चुना बेटा, क्योंकि यहाँ पे बेटा मैं पूरे सिलेक्शन की बात 1 के थ्रू ही कर रहा हूँ, तो बेटा यहाँ से आंसर कितना आ गया, 9, मतलब इस टाइप की बेटा 9 मैट्रिक्स पॉसिबल है। अगला क्या होगा, 1 1 1 0 और 2 आपके 1, बट बेटा वो भी पॉसिबल नहीं हो पाएगी। अगर एक ट्रायंगल में 1 0 आएगा
तो बेटा हमारे पास बचेंगे सिर्फ 3 जीरो, और 3 जीरो को एग्जैक्टली 2 पार्ट में मैं डिवाइड नहीं कर सकता। तो मेरे पास आंसर क्या आ गया, यहाँ से आ गया 9 और बेटा यहाँ से आया बेटा मेरे पास 3। तो बेटा टोटल मेरे पास मैट्रिसेस बनेगी वो बनेगी बेटा मेरे पास 12। क्या क्लियर हुआ, नहीं हुआ बेटा? यहाँ पे आपका चैप्टर कंप्लीट है। अगला चैप्टर बेटा हम स्टार्ट करेंगे, ठीक है? चलिए बेटा, ओके बेटा।